मित्रों, मुझे कोई कविता नहीं आती, कोई कवि सम्मेलन में मैं पहली बार इस तरह से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज के शानदार आयोजन के लिए और इतने प्यारे और इतने सारे और इतने अच्छे पूरे देश के ख्यातनाम कवि हमारे मध्य उपस्थित हैं। राठी जी ने जिस तरह से हम सबको उद्वेलित भी किया और अपनी बात को उन्होंने रखा, बहन प्रेरणा ठाकरे जी, आदरणीय सुनील जी, भाई अंकित जी, ओज के कवि जिनको जब मैं आ रहा था उस समय सुन रहा था, और अंत में भी हमारे साहू जी हैं और जो संचालन कर रहे हैं ऐसे अतुल ज्वाला जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मंच पर हमारे बहुत सम्माननीय आदरणीय नेता यादव जी, हमारे भैया जी, मनोज भैया, पीछे सुनील जी बैठे हुए हैं, और जिसका जन्मदिन आज है ऐसे नौजवान हमारे छोटे भाई हैं, मित्र हैं और एक बेहतरीन युवा नेता हैं वो, ऐसे मनोज ठाकुर जी के जन्मदिन की उनको हार्दिक शुभकामना मैं देता हूँ। शुभकामना तो ठीक है, अभी तो उनको आशीर्वाद की जरूरत है। वैसे वो मिल नहीं रहा, वो कह रहे थे मैं वैसे कि भैया का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। आशीर्वाद तो अतुल भाई इस बात से आप मानना, आज का दिन जो है वो बहुत ही पवित्र और पावन दिन है। हम लोग इस मंच से राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं लगभग सभी, और ये जो कवि सम्मेलन होता है, ये मित्रों, ये जो कवि होते हैं इनके शब्दों में वो ताकत होती है, इनकी भावनाओं में वो ताकत होती है कि ये पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखते हैं, पूरी दुनिया को बदल देने की ताकत इनके शब्दों में होती है। और निश्चित रूप से आज का जो कवि सम्मेलन इसे सार्थक और मनोज के जन्मदिन को भी सार्थक, और उनको आप जैसा कह रहे हैं कि आशीर्वाद की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम राष्ट्रभक्ति की और देशभक्ति की जो बात कर रहे थे, इनसे बड़ा कोई देशभक्त मैंने तो अभी तक व्यवहारिक जीवन में नहीं देखा। आप कल्पना करें कि इस धरती पर आज एक ऐसे महापुरुष, जीते जागते देवता जिनको ईश्वर और अल्लाह और भगवान के रूप में पूजते हैं, जिनका पूरे दुनिया में, पूरे मुल्कों में, सब जगह साम्राज्य, सब जगह उनके लोग रहते हैं, सब जगह उस समाज के लोग रहते हैं, सब जगह उनके धर्म के लोग रहते हैं, और इससे बड़ा समाज सेवी, इससे बड़ा धर्म मैंने कहीं पर नहीं देखा। अगर हमको कुछ सीखना चाहिए तो जिनके कदम आज इस महू की धरती पर पड़े हुए हैं, ऐसे सैयदना साहब को हम दोनों हाथ ऊपर करके उनका अभिनंदन करें। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की धरती है। निश्चित रूप से आप कल्पना करें कि वो, उनसे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता इस धर्म से बढ़ के। वो पूरी दुनिया में सब मुल्कों में जाते हैं और वहां पर उनका सबसे पहला अगर कोई वाक्य बात होती है तो वो ये होती है कि उस मुल्क में जीने वाला, उनके धर्म का हर व्यक्ति, उसका ये सबसे पहला कर्म और धर्म है कि वो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहे। और हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक, हमारे जो सैयदना साहब के जो अनुयायी हैं, हमारे जो हमारे बोहरा समाज के लोग हैं, वो पूरे अक्षर इस बात का पालन करते हैं। तो मैं आज धन्य हूँ, और इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता मनोज के हमारे जन्म लेने पर, हमारे कहने पर, हमारे जन्मदिन पर अगर 5 ढोल वाले भी आते हैं तो वो 500 रुपये ले जाते हैं। लेकिन आप कितने किस्मत वाले हैं कि पूरा महू दुल्हन की तरह सजा हुआ, हर घर पर लाइटें लगी हुई, हर घर रोशन है आज। तो इससे बढ़कर कोई आशीर्वाद आपको नहीं हो सकता। मैं शुभकामना देता हूँ। और बहुत सारी टेंशन की बात अतुल भैया ने, मैं कोई कवि अभी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ी बात एक बहुत अच्छे से आज एक याद आ रही है। वो बात ये आ रही कि मेरे साथ में ये काना पीछे बैठा हुआ है, ये काना मुंडी में रहता है, मेरा गांव के एकदम पीछे एक गांव है वहाँ। ये काना का और मेरा कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ये बड़ा मुझे प्यार करता है, ये मुझे बड़ा चाहता है कि भैया जहाँ मैं दिख जाता हूँ वहाँ रुक जाता है। आज ये बापड़ा जिंदगी में पहली बार मेरे साथ आया, भगवान की कसम। इससे पहले कभी कहीं भी नहीं गया, कोई ब्याह शादी झंझट, इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम आयोजन में। इसके दुर्भाग्य आप आज देखो ये बापड़ा ये काना, मैं जैसे घर के बाहर निकला शाम को तैयार होकर कार्यक्रमों में जाने के लिए, तो ये काना मेरे पास आया, बोले बोस कहाँ गई रहा तुम? मैंने कहा हमारे कार्यक्रम ना मैं जानो 2-3, तो बोले कई कार्यक्रम है। नहीं इनको पहला से याद थे मनोज, जो मानो क्यों भैया तुम कवि सम्मेलन में जाऊंगा कहीं, तुम मैंने पहला देखो ऊपर से नीचे देखो
करो 5वीं क्लास का भी रिजल्ट है नहीं ये कवि सम्मेलन में करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल मान जम्मू हूँ, पर 2-3 शादी वादी ना और कार्यक्रम निपटाइन फिर चला। तो बोले हो इतना मानसिंह पहलवान बैठे हैं साइड में, हमारा छोटा भाई, इनका भी फोन मेरे पास आया। बोले भैया कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं कार्यक्रम में हूँ। तो मैंने कहा तू कहाँ है? तो बोले मैं यहाँ राहू के यहाँ हूँ। तो मैंने कहा अच्छा क्या है बोल? तो बोले वहाँ मऊ जाओगे क्या आप मनोज के जन्मदिन पर? मैंने कहा हाँ जाऊँगा। तो बोले मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा आजा। तो इसको मैंने वहीं बुला लिया। तो ये ढूंढता ढांढता, इसका भी दुर्भाग्य ही है, इसको भी कम मत समझो, ये पहलवान आदमी, इसको कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं इन सामानों से। ये भी आया, मैंने कहा हर में है तो हार फूल बंधा ले, तो इनने हार वार मंगवा लिए। अब ये जब मेरे पास यहाँ पर आए, इससे पहले नीचे ही खड़ा था। अभी मैं जैसे यहाँ पे ऊपर आया तो ये मेरे पीछे पीछे आ गया। राठी जी का वाचन चल रहा था इधर से। राठी जी हर बात थोड़ी थोड़ी देर में बोल रहे थे कि मेरी 4 पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो ताली वाली मार देना, ये बार बार बोल रहे थे। फिर उसके बाद ये 4-4 कर रहे थे, वहां तक तो ठीक है। अच्छा इसको पट्टे में लगे वो, इसको काना को कि बस जैसे कि खत्म ही जाएगा इनको क्यों। ये पिछले 1 घंटे से ये पिछले 1 घंटे से यही समझो। सबसे बड़ी बात तो इसमें हो गई कि हमारे बहुत माननीय सम्मान्य नेता, हम 4-5 बैठे हुए थे, तो हमने एक दूसरे को ताली मारनी पड़ी। बात बोतल की चली। अब हमारी तो जिंदगी खराब हो जाए। कोई सादी बोतल जैसे बिस्लरी की है, इसमें ही अगर हमको प्यास लगे तो यादव जी के सामने पीते हैं हम। कभी कोई दूसरी बोतल में पानी भर के लाते तो हमारे बाप से पानी भी नहीं पीवा है। इतना मान सम्मान पर जहाँ पीने पिलाने की बात चली, दादा उठे और एकदम फट से इनके गले में हाथ डाला। तो हमारे पहलवान बोले यार मैं तो इनको शरीफ आदमी समझता। ये काना की बात तो सुना पूरी, कैसे कविता बन जाती है, कैसे व्यंग्य बन जाते हैं, कैसे जोक बनते हैं, यही कहीं सब सामान आपके सामने बता देता हूँ। ये काना पीछे आके अभी आ रहा तो मेरे साथ बैठ गया। बैठने क्या, मैं इसको बैठा लाया कि कम से कम इसको थोड़ा मरहम रखूं कि 2 घंटे से खड़ा है और इसकी जान निकल गई पूरी। तो इसको अगर मैं मंच पे बैठाऊंगा तो थोड़ा दस पे कि मैं मंच पे बैठा, तो वो व्यवस्थित काम। तो इतनी देर में फिर भी इसका मन नहीं लग रहा। तो इसने जैसे ही इन्होंने 4-4 लाइन की बात करी राठी जी ने, उसके बाद ये बोलते हैं अभी आखिरी में, क्योंकि हर बार को 4 लाइन के बोलते थे और वो समझता था बापड़ा कि 4 लाइन के बाद ये बैठ जाएंगे, फिर आखिरी एक और है। फिर इतने में जैसी 4 लाइन की बात हुई तो आधा पौन घंटा था इनकी 4-4 लाइन में। आप सबने भी सुना, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रही हूँ। फिर इन्होंने जब बोला कि मेरी जो 12 लाइन है वो कानों मारे गए पीछे से, बोलो बॉस मैं बस से निकल जाऊं। मेरा दावा है कि अगले साल एक कवि कब आएगा देखा। अच्छा ये सब यही कहीं हो। काना को मैंने समझाया कि जरा 2 मिनट रुक। काना को मैंने बिठाया, मैंने कहा काना रुक जा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बैठ जाएंगे तो चिंता मत कर। एक बार क्या हुआ कि ये कवि लोग हैं, इनके लिए सही में इस बात के लिए सम्मान के लिए आप लोगों को ताली बजाना चाहिए। मेरी इस बात को सुनने के बाद कि पूरे देश भर से, कोई बम्बई से, कोई राजस्थान से है, और ये मैंने देखा है कि अगर पूरा आकलन पूरा निकाला जाए तो इनको कुछ भी नहीं मिलता है। जो लिफाफे जो जाते हैं उन लिफाफों की औकात ही नहीं है इन लोगों के सामने। इतना कम होता है इनका जो शब्द की जो समाज में बिखेरते हैं, जो हम लोगों को सिखा के जाते हैं, तो वो लिफाफा कहीं कुछ नहीं लगता। कोई ट्रेन से आ रहा, कोई प्लेन से आ रहा, कोई कहाँ से आ रहा है, समय देते हैं, सब कुछ करते हैं। कई बार खाना नहीं मिलता, सही बात है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि हम भी नहीं देंगे। तो मैंने देखा है पोया मत डर गई भाई। तो परिस्थितियां ऐसी होती है। ये कोई प्रोफेशनल लोग थोड़ी, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे को तो सुनील जी को देख के मेरे दिमाग खराब हो रहा है अभी तक कि अच्छा बोला पढ़ा लिखा समझदार में आदमी में भी कोई अक्ल नहीं होती है। क्या बोलते कि मैं मास्टर था,
बताओ, कवि सम्मेलन के चक्कर में नौकरी छोड़ छाड़ के 8-8 दिन भटकते रहते इधर उधर। वो बोल रही थी मेरी पत्नी है, बोलती वो बोलती, नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो एक बार क्या हुआ, नहीं कान्हा की तो स्टोरी खत्म हुई, ये कान्हा टाइप का एक और दूसरा केस सुनो। एक बार क्या हुआ, कवि सम्मेलन जो कवि होते हैं बेचारे वो बड़ा लिखा पढ़ी करते हैं। दादा यादव जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो वो कविता लिख के बड़ा उनकी जिंदगी वो होती है, सब कुछ है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक कवि के घर में चोर घुस गया। अब कवि एक मालवे में बोलूं क्या, तो एक कवि का घर में चोर भरे गयो और कवि बापड़ा ये तो ही मनोज सरी का ना इना नेता वेता का जन्मदिन हर कोई का बाप की ताकत थोड़ी यूं भी अगर मन, क्योंकि लिफाफा में कोई दम नहीं रही पर फिर भी लिफाफा में दम रही है हो, क्योंकि इनका भला ही कम कहीं जाए पर रुकागन से इकट्ठा एक मुफ्त जाएगा हम नोटबंदी में। तो कवि सम्मेलन नहीं जब हो खाली कहते गणेश चतुर्थी, नव दुर्गा, डोल 11, ये 5-7 साल में जो कार्यक्रम हुआ कवि सम्मेलन। और कवि सम्मेलन में ये बेचारा कवि ना बाकी 24 घंटा 12 महीना लिखता रही हो, तो भाई साथ फिर 24 घंटा में तो थकी गई का मारे यार। अगर कोई इतना करिए भी हमारा दोस्त कोई कवि नहीं होता है तो हमारी भावना अच्छी रहती कविता का प्रति। तो आप कल्पना करो 4-5 कार्यक्रम मेरे साल भर में, हुकूमत बेरा कभी पालनी, चोर चोरी की फीस भरनी, रिश्तेदारी में जानो, नवा लत्ता खुद का भी सिवाड़ना, दूसरा बीड़ी तंबाकू लानी, सब हुकूमत कर लो और लिफाफा में कोई तो दम नहीं रही पर रही। तो एक कवि एकला बापड़ा है ना अतुल ज्वालासरी का, आज से 15 साल पहले हो गए, मेरे को ये बोलो 18 साल हो गए, मंच पे 18 साल पहले को कवि अतुल ज्वाला। अब बड़ो शौक रहेगी ना कवि ना कर, एक चोर का दुर्भाग्य वो एक कवि का घर में भरी गयो। अब कवि का घर में रात को 12:30-1-1:30 बजे जैसे भरानो तो ना कवि का घर में ऐसा दिखी रहे थे जैसे बड़ा भारी कमरी होगा, कोई माल होगो, हम जैसे उसमें भराए तो कि खाट से जाइन टकरे जाए से। तो कवि तो पहला कहीं फाका तो पड़ा वहां नींद कहीं नहीं थी फट से उठा कवि तो, और जैसे उठे कवि तो सबसे पहले कूदे और उन्होंने सट से दरवाजा लगाया और उनको पकड़े और बोले चोर। वो थोड़ी तो भयंकर है, तो बोले चोर साले तू चोर मरवा दिया तूने तो बोले साहब इससे गलती गई माफ कर दो हमारा, और हूँ कोई चोरी करने का मन से नहीं आया, तो भूखो आदमी थो, हम हमारे को भूख लागी, हूँ रोटी खाने का चक्कर में आया साहब, हमारे कोई नियत असली नहीं दिखी, चोर बोले साले चोरी इतना बड़ा अपराध, ओहो तू तो गया काम से, अब लंबा जेल जाएगा ये वो। उन्होंने के साथ माफ कर दो, हमारे छोटा छोर छोरी है और हमारी माँ की कसम एक रोटी का चक्कर में आया था कि कान का पेट भरने को मिल जाए, तो मैंने कहा तू रोटी बापड़ा का यो ज्यादा नहीं कि कहाँ भागा पड़ गया है, एक नींद निकाल लेनी है कि भी कान से रोटी नहीं खाई। तो उन्हें कवियों को पकड़ी बोले नहीं था तो तुम लंबो गए और चोरी जैसे कोई अपराध नहीं, उसका अफसोस साबित कर दिया जैसे उन्हें बम फेंकी दे उनका ऊपर रेलवे स्टेशन पर 600-700 लोग मरी गए। बोले तो गए और लंबी जेल में तो थी जमानत नहीं होगी, फलाना ढेमा को ऐसी हालत कर दी कि पूछो मत। तो भ्या रहो भैया, उन्हें के साथ छोड़ दो छोटा छोर छोरी। तो बोले देख यार हूँ कवि आदमी है और सरल हृदय है मारो, चल कोई बात नहीं थन अगर कर लिए, पर तुम्हारा फार्म हरी जो नई मैंने कुछ कविता में लिखी है भी तो सुन ल। तो मतलब वो तो बहुत सरल आदमी है और बहुत वो रोज चोर तो उनका आंसू पोछा 4 पंक्ति काना सरी को चोर फंसी जो राठी जी तो तैयार था। बापड़ो मर तो कहीं नहीं करता, काना सोचे कि जबरन कहीं मतलब पुलिस में ये तो बोले हो तो मतलब 2 अड़िगे के साथ मैं माफ कर दो, कभी कहीं धक्का तो पुलिस मत दूंगा, वो कहीं माफ कर दो उन्हें कि पुलिस मत दूंगा, उन्हें कि थारे 4 पंक्ति सुननी पड़ेगी बेटा, तो हूँ तक छोड़ दूंगा। उन्हें कि हमारा बाप सुना वो बढ़ गयो माँ खाट पे बैठे हो कवि, खाट पे उन्हें पाया का न बढ़ गयो कानो
और ऐसा कवि महोदय ने उनकी कविता शुरू करी। एक छोटी सी पतली सी किताब थी उनका कहीं से लिखी हुई उनका हाथ की ऐसी एड़ी 60 पन्ना की। उनने पेलो पन्नो खोले, उन पेलो शेर चालू करे कविता कि तुम सच धज कर बाजार में जाती हूँ, बाजार में जाकर आइसक्रीम चम्मच से खाती हूँ, चाय जो है फिर बोला कहीं तो 10, 12, 15, 20, 25 पन्ना पढ़ लिया हम बापू मांगे सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ सर, वाह 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 बहुत बढ़िया। वो हल्ला हिलन सुना और वो पहला मुक्का मारा बेटे काना बैठे। अब भी अब 40-50 पन्ना रह गया, काना की जान निकली गई। कवि महोदय बार बार वो कहता रहा और बेतुका नेटू निहायत ही घटिया की रिक्शा बोरी कोई बात नहीं हो सकती, इतना बुरी कविता लिखी लाए हो महाराज। कानो आखिरी थकी गयो वापड़ो और आखिरी 60वां पन्नो जो आखिरी पन्नो था उन्हें पन्ना को उन्हें पढ़े उन्हें कवि ने और उसको पूछते भी जाए क्यों प्यारे कैसे लगी है? बोलो वाह साहब आनंद जो साहब है। और देखो मुंडाड़ी आखिरी पन्नो हो और जैसा जो पन्नो खोलियो और आखिरी पन्नो भी पढ़ दियो उन्हें कहे कि वाह साहब वाह। बोले क्यों रे प्यारे कसो रे? बोले भैया बहुत बढ़िया। बोले अच्छा शाबाश यार, थान में तो बहुत अक्कल है रे, तो बड़ा अच्छा सुनने वालों। उन्हें डायरी का पटकी दी। बोले 2 मिनट तो रुक आए 1 सेकंड। कवि महोदय उठा, एक टुकली लुआ की पेटी पड़ी रहती थी ना अपना अपना, ऐसी एक पेटी पड़ी थी। वो पेटी उन्हें महाराज ने कवि मराठी साहब ने खोली और उन्हें पेटी के जैसे खोलियो और इतनी जाड़ी रामायण सरी की एक किताब वो बनायो और कानो बापड़ो बैठे हो और उनको उल्टे देखने लायक काना को और उन्हें जैसे लाड पाछे नहीं खाट में बढ़िया मराठी साहब और कानो टुकुर देखे उगाड़े और उन्हें काटने तो खोले जैसे पहले पन्नो और वो चालू जैसे हो तो काना ना हो क्यों मराठी साहब 1 मिनट रुको, कहीं तुम तो बाहर पुलिस को दे दो। ऐसी हालत हो जाए भैया इन बेचारा ने कि इनकी श्रोता ना जैसे कम है, हूँ तुम्हारा भी समझ सको अच्छा से। कोई भाभी आदमी नहीं होगी, कोई तो दूसरे में नहीं आफत ना रही कल तुम बैठे हैं, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं छिद्दा जे काम में बन जाए। मेरा बेटा है सुनील भैया, तो वो 22 साल का है, 21-22 साल का और अच्छा दिखता है, मतलब हैंडसम है। मेरा है ना तो एकदम बाय गॉड सही साइड बात बताता हूँ। तो मैं उसको लेके गया, अभी मेरे साथ गया वो कहीं, तो मेरे हैं तो पेटी से छींटी रो तो सुनिए में मेरा बेटा मेरे साथ गया ऐसे ही, हम लोग कहीं गए तो उसका नाम द्रुपद है। तो हम गया तो मेरे कुछ और दोस्त थे जो उससे मिले नहीं थे कभी पहले, तो मैंने उसका परिचय कराया कि ये द्रुपद है और मेरा बेटा है। तो एक फट से मास्टर क्या बात कर रहे हो सग्गा? क्यों याद हो गई यार, सग्गो बेटो एक तरह ही बोल नहीं रहे हो। उसका बात सटाक सवाल दिमाग काम करे, मन द्रुपद का क्यों मन क्यों प्यारे, ये तो ठीक है चल इसमें तो मन उनका की दियो, पर तू कभी था दोस्त में अगर मारे ले गयो और उनने था ना उनका क्या कि वहां पापा और उनने क्या कि सग्गा। सब बनी आज 4 लाइन क्या नाम? हाँ एक और बहुत अच्छी बात, यह अभी वहां बई की बात सुनो।
मारा मेरे घर की बात सुनाओ, बहुत प्यारी बात, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। गांव वाला जितना लोग बैठे हैं उनकी तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। क्या होता है, कथा होती है, 8-8 दिन की कथा होती है, 7 दिन की सप्ताह जी की कथा हुई तो हमारे यहाँ मालवा में बड़ो प्रसिद्ध है भगवान हमारा कमल किशोर नागर जी। किने किने सुने उनकी कथा? लगभग सबने सुनी। और कमल किशोर नागर जी की कथा की पूरी स्टोरी बताऊं, हमारी बई सुदाम, हमारी मम्मी, एक जो गांव की महिला ना रही नहीं, इनकी जो परिस्थिति रहती है तो आप पहलवान सुनना, आपके मन खुश हो जाएगा आपका। कोई भी बड़े कमल किशोर महाराज जी की कथा बड़ी फेमस है और उनकी कथा जब भी होती है तो उसमें 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोग उनकी कथा को सुनने जाते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा संख्या होती है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की, हो ना। और जैसे मेरे यहाँ राव में कथा है या मऊ में कथा है, तो सिर्फ मऊ के हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के लोग नहीं आते। कमल किशोर नागर जी का नाम सुन के आसपास के जितने रिश्तेदार हैं, पूरे मालवा क्षेत्र के लोग जितने भी हैं, अगर मेरे यहाँ पर गाँव में कथा हो रही है तो फिर मेरी बुआ भी आएगी, बुआ की छोरी आवा, मासी आवा, अखो घर में जान के गाँव गए माता पूजेगी अखो गाँव भरे जाए भैया, सब बेरा फूफा जी आई गया, मासा जी आई गया, मासी आई गई, मम्मी से मूंगफली बांध ले, कोई छोड़ झंडा ले। और महाराज जी की कथा चालू हुई 12 बजे और ये सवेरे 5 बजे की उठा हम पटर वहाँ बाथरूम में भरा, वहाँ मियाड़ी बहन वो मासी की छोरी के नवी छोरी वो कभी लिया हुआ, तो वो आखी रात नहीं सुन दे। और वही कमल किशोर महाराज जी के नखो पांडाल भरे जाए लपक लपुक एकदम। और वही मासी तैयार में, बुआ तैयार में, 12 बजे की कथा है तो सब तैयारी करी कुरीन, जैसे तैसे कोई चाय दूध सब करी कुरीन, उसके बाद 9-9:30 बजे तैयार ही जाए। और घर से कथा की दूरी मुश्किल से अगर पैदल भी जाऊंगी तो आधा घंटा की, और अस्सी हाई बाप पर 9 बजे की भी जल्दी चलो, वो कितनी देर लगेगी, वहाँ जगह नहीं मिलेगी, वहाँ बैठने का नहीं होगा। और पानी की सड़ी खाद जुन्नी बाटल ना में पानी भर ले, सड़े खाद एक बरसाती की थैली वो फंसाई ले बाटल, और एकदम भाई हमारी इतनी हाई बाप करे, वो कहीं जल्दी चलो, हम वो शामू कहाँ नहीं गए, क्यों बड़ी भुआ कहाँ है, हम छोरी उसको कहाँ नहीं करेंगे, छपे रोटी पानी हाय बाप इतना राधा स्वामी अखो भरदा ही नहीं, 10-10, 25-25 लाख बेराना भरी जाए वहाँ। भाई कमल किशोर महाराज की कथा सुनने की तैयारी सब 9 बजे से चल रही भैया। और माँ जैन लपक को पूरी भीड़ भाड़ ही जाए, पूरा 7 दिन तक सप्ताह जी चला। मैंने एकदम भाई से पूछो, मैं क्यों भाई थारो 9 दिन 7 दिन ही कथा सुनता, तो बोले हाँ भी, तो मन के आज आखिरी दिन है, नहीं आखिरी दिन भी करने के बाद जब भी आई जब अच्छा सब महिला नासिक भागा। मन भाई के मन के क्यों भाई तू 7 दिन से कथा सुनने जाए, मार बता तो ना महाराज ने कहीं क्यों 1-2 बात वो वीर तो कहीं बताऊं रे, वो ना सरपंच साहब ने कहीं व्यवस्था करे रे वीर चक्का छोड़ गई हो। तो मन के अच्छा, मन के भैया बता कि महाराज जो था कमल किशोर महाराज, वो भीड़ कसा दिख रहा फूल का फूल, वो तो देखते रह गए, चक्कर खाई रहा भीड़। अच्छा मन के भैया बता तो महाराज ने कथा में कहीं क्यों मतलब 7 दिन में कहीं 1-2 बात कर, वो भीड़ ये ऐसा नाना मोटा छोर छोरी नसो मेड़ो लगे झूला और बाप रो देखा ही नहीं कभी। मन के अच्छा भाई तुझे बता कि कथा में महाराज ने कहीं क्यों वो भीड़ ये मालूम नहीं पड़ रही कि कथा इतना माना कहीं क्या कहाँ चली गया, सब व्यवस्था करी होगी वहां तो भगवान ने जाना बस। मन के भाई एक बात बता, महाराज ने जो क्यों 7 दिन में सब कोई एकाध बात जो था ना सुनी हुई जो समझी हुई तो कहीं हमारा सुनाने लायक कहीं बता। ओ वीर ये हजारों तो ट्रैक्टर ही गया ना, और बड़ी बड़ी बस नाम कोई यही सब पगावन कोई मीस सजायन कोई मन के भाई कथा में महाराज ने कहीं क्यों ये लाखों लोग मोबाइल नहीं रखे, मन के भाई महाराज ने कहीं क्यों ये कहीं क्यों इतना मनक नाम कहीं सोच पड़े कहीं। एक और ये सब सही साइड अपना घर की घटना है भैया। एक और घटना तुम्हारे बताऊं, पहला ब्याह होता था, ये बैठे आया था साहब नहीं,
पहला ब्याह शादी होती थी नहीं, तो ब्याह शादी में पावना जाता था कि अरे गांव का कौन है खाते ना। पहले पहले शादी है ना तो ठाकुर के अलग सा आएगा। चार लाइन गाना बहुत काम में आया। अभी तो हमारी 4 चली नहीं, 12 हमारी भी बच्ची है। बहुत प्यारी एक कितनी सहज और एक इतनी बढ़िया बात है। गांव में पहले गांव में शादी होती थी तो 8-8 10-10 दिन पहले शादियां शुरू हो जाती थी, और शादी का सबसे ज्यादा क्रेज अगर किसी को होता था तो वो 70, 75, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो अपने ससुराल पक्ष में शादी में जाता था। लाल पगड़ी, काली टोपी वाला बा, वो किसी के फूफा जी हो सकते थे, किसी के मामा बा हो सकते थे, कुछ भी, लेकिन उस अंतिम छोर के अंतिम समय के अंतिम शादियों को अटेंड करने का आनंद उस समय के बूढ़ों को जो होता था वो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। अब 1 घंटे की, आधे घंटे की जो शादियां होती है वो इतनी ऐसी शादियां हो ही नहीं सकती। जब 4 दिन पहले फूफा जी आ जाया करते थे, दादा बा आ जाया करते थे, नाना बा आ जाया करते थे, और उस समय की सबसे प्यारी घटना ये होती थी कि ससुराल पक्ष में अगर कोई व्यक्ति गया, एक घटना है बहुत अच्छी, उसको आप समझना। एक 75-80 साल का डोकरा बा, उनका ससुराल में शादी, और ससुराल में का उनका मामे ससुरा का है, उनका ससुरा ससुरी तो क्या कहना, पर मामे ससुरा में बड़ो के। अब वो डोकरो पहला 80 साल को, अब तुम रिश्तो ढूंढने बता दो तुम्हारे 551 नगद। कोई 80 साल का डोकरा के उनका मामे ससुरा का घुसना नहीं दे ऊपर। और ये मैंने देखा अपनी आंखों से, अपने मेरे दादाजी को मैं लेके जाता था, 2-2, 3-3 दिन तक मैं रुकता था तुमसे। तो एक घटना आप समझना है, एक डोकरा बा का मामे ससुरा का ब्याह पहलवान, और वो गयो वहां, बा गयो। अब बा ने उसकी जिंदगी में पहले मामे ससुरे का गए ही नहीं कभी वो। अब उस गांव में जब वो गया तो उनको खाली ये निशानी थी कि एक तार वालों घर है, पहला सा तक तार वालों, डांडा वालों, गाडर फरसी को यह निशानी होती थी। जैसे इनने कहा कि पिता का नाम से पहचानता था, मकान नंबर का नाम से, पर पहला लोग ना का मकान का तार से पहचान लिया जाता था आदमी के कि कहाँ का घर में कौन आदमी रही। तो तार वालों से घर था, तो ना बात को क्यों, तो मैं शादी हो गई तो 4 दिन पहला कोई ऐसी बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी, पर कुआसी नान बई बेमनानी सब गीत गाना वाली नहीं पहला पहुंची जाए। तो भी बा गया ना तार वाला घर में, जैन घुसी गया, अम्मा अम्बा का भी पत्ता को झालर बंदी रही नहीं, तो मिस आया ने देखी कि झालर वालर बनी या ताजो सावते हो स्वास्थ्य वगैरह बने रही, शुभ लाभ लिखियो माँ। उन्होंने के यो जब ब्याह को घर बा जैन में बढ़ गया, बैठी नहीं के बा माँ गया तो माँ ओसारी थी एक ऐसी चौड़ी बैठने की जगह। तो उस ओसारी में जाकर उन्होंने इधर उधर देखा तो वो घर में कोई उस समय योग से कोई आदमी नहीं था, उस समय महिलाएं अंदर थी। महिला ने देखे कि यार कोई बा आया है यार, अभी पहचानी है नहीं कि कौन है, और बा को भी कोई जेंट्स दिखे ही नहीं, कोई राम प्रसाद, सब्जीराम, बद्रीलाल, गेंदालाल कोई दिखी जाता तो फट पहचानी जाता। और योग की बात की वाला समय मांगी जगह कोई आदमी नहीं थो, जेंट्स नहीं थो, महिला नाम ये सब असमंजस में, नहीं सब डोकरा बा में असमंजस में। तो मैं एक खाट पड़ी थी, तो उन्हें बाना उनका हाथ से बिछेली वो सारी में अनमदिन बढ़ गया। अब बढ़ गया तो एक छोटी छोरी इतनी बड़ी, उन्हें लेकिन बा का हाथ में पानी दी, जो बानो पानी पी लियो। बा ने पूछा क्यों हुई, दादा नहीं है ना बेटा? तो बोले हाँ बा, अभी तो अभी कोई माँ गया है, बड़ा गांव गया है सामान लेना, अभी एक माँ गया इंदौर। तो बोले अच्छा, उन्हें लेकिन पानी दे दियो। फिर तब शादी जो हुई तो वह जो लाड़ी थी वो हाथ में अब जसत जाए नहीं तो टिक्को इक्को करे, जसत कोई मेहमान को आगमन हो तो करा नहीं ऐसा। तो ये बा आया था तो उन्होंने क्या पहचान जानता है नहीं, पर अपना मेहमान है उन्होंने कर दियो। तो वह छोरी हाथ में थाली, कंकु, चावल और वाइन फट से उन्होंने पाकर उन थाली में से ले लो और उनके तिलक लगायो, चोखा वोखा चोटे दिया। बा भी फट से वह हाथ करे इन फतवी में डाले हाथ और एक सड़ियो खाद नोट एक को निकालो फट में छोरी की थाली में धर दिया। छोरी को पहला माथो खराब है जो एक नोट देखे लाड़ी बाबू भी उठा सर। हम लोग छोरी बच्ची जैसे जाने लगे तो ना बा ने क्या बोले क्यों बेटा यो, बा भी थोड़ा कंफ्यूज था। तो बा ने उन सब पूछे और नानी सर कि क्यों नानी बेटा यो ना चंपालाल बाबू घर है नहीं अपनों,
तो उन छोरे ने उन लाइन के बोला नहीं बा ये चंपालाल बाबू घर नहीं, चंपालाल बाबू घर तो वो अपना घर वालों ऊ है, वो तार वालों घर ऊ है। तो कही कि अच्छा वो जो कौन आने कि मारे थोड़ी कहीं वह असो लगी रहे था। तो फट से एक को जो नोट धरे था उन्हें डोकरा ने फट से थड़े में हेड़ लियो और धर लियो पाछन जाना लग गया। तो उन्हें उन छोरे ने कहा कि बोले बाप चंपालाल बाबू घर तो वो बोले अच्छा वाह ज्यादा फट से एक नोट धरे कही वाह ज्यादा अन धरे फतवे में अन जाना लग गया। तो वो लाड़ी ने कही बार उठा एक मेरे तो बाबू टिक्को को बिठा के जाओ वाह ज्यादा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज का कवि सम्मेलन बहुत ही अपने चरम पर है और जितने लोग यहाँ पर बैठे, मैं कभी सुनने का बड़ा शौकीन रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हमारे परम आदरणीय दादा आपको भी प्रणाम करता हूँ। और आप लोग जो बैठे हैं उनके लिए मुझे सत्तन जी की एक बात बहुत अच्छी याद आई। सत्तन जी ये कहते हैं अंतिम समय पर जो वक्ता होता है वो बड़ा टॉप की क्वालिटी का होता है ना, संभाल कर रखते हैं उसको, वो डायमंड होता है, वो हीरा होता है। और उस अंतिम समय के कवि को सुनने के लिए कई बड़े मंचों पर आदरणीय सत्तन जी आखिरी में बचते हैं लास्ट में। तो जितने लोग बैठे रहते हैं उन सब लोगों के लिए वो कहते हैं कि ये जो जितना मटेरियल यहाँ पर जो बचा हुआ है माल, ये प्योर माल है एकदम, ये क्रीम है एकदम सुनने वालों का। और वो सुपड़े का उदाहरण देते हैं कि जिससे हम झाड़ते हैं तो पूरा कचरा बाहर निकल जाता है और जो असली माल रहता है वो सुपड़े के अंदर रहता है। तो ऐसे आप सुपड़े के अंदर के माल हो जो हमारे दादा को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हो। और मैं एक और बात मैं कहता हूँ, मैंने एक बार सोचा कि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं तो मैं बहुत भीड़ पे बहुत विश्वास नहीं करता कि वहाँ पर बहुत भीड़ होना चाहिए। एक हम लोगों की महत्वाकांक्षा होती है कि बड़ा भीड़ भरा कार्यक्रम हो, बहुत सारे लोग हो तो हमको बोलने का अवसर मिले, या कहीं भी कोई आंदोलन कार्यक्रम करे तो उसमें बड़ा आनंद इस बात के लिए आता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े उदाहरण हैं कि भीड़ की कहीं पर भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण मैं श्रीमद् भागवत गीता को देता हूँ। एक श्रोता और एक वक्ता, एक ने कह दी दूसरे ने सुन ली और पूरी दुनिया ने उस बात को मान ली। इसलिए भीड़ की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो पर्याप्त हैं और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं तो हंसी मजाक करते हुए ये सारी घटनाएं आप लोगों के सामने अभी बनी और अभी सुना दी, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा मंच बैठा हुआ है। ये सही बात है सुनील भैया कि मुझे कभी कभी लिखने का शौक है। अभी एक चुनाव हुआ था जिस चुनाव में हम डिबेट खा गए थोड़ा सा, और कुछ ऐसा दौर और ऐसा समय निकलता है उस समय में बैठ के जब भी कभी मूड होता तो बैठ जाता हूँ और लिख लेता हूँ। मैंने एक 4 लाइन, सही में 4 लाइन लिखी है वो आपको सुना करके खत्म करूंगा। मेरी कल्पना को आप समझ सकते हैं, आप लोग भी समझ जाएंगे शायद। मैंने लिखा था कि परिंदों के पर, मेरी माँ की कसम से सुनील भैया 1% भी चोट नहीं है इसके अंदर, पूरी स्टाफ भी मेरा जो आखिरी में लगेगा। मैंने ये लिख डाला कि परिंदों के पर कुछ परिस्थितियां ऐसे निर्मित हुई कि एकदम कहीं ना कहीं मन व्यथित और विचलित सा होगा। और मैं बैठा हुआ था एक दिन और ऐसे ही बैठे बैठे व्यथित मन से मैंने कुछ ये लिख डाला कि परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से। परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से और कतराने लगे हैं वो उड़ानों से। परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से और कतराने लगे हैं अब वो उड़ानों से, और जो नापते थे आसमां को अपने हौसलों से। मेरा परिंदा हौसलों से उड़ा करता था, मेरा परिंदा हौसलों से उड़ता है। बाकी के परिंदे अपने पंखों से भले उड़ते हों कि परिंदों के पर बड़े हो गए आसमानों से और कतराने लगे हैं अब वो उड़ानों से, और जो नापते थे आसमां को अपने हौसलों से अब वो परिंदे निकलते ही नहीं अपने घोंसलों से।